लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे हमारा सी प्रोग्राम जो कि हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था उसे मशीन लेवल लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, पहला कंपाइलर, दूसरा आपका असेंबलर। तो हमने ये भी पढ़ा था कि कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड कर देता है और फिर पार्सर उसका एक पास ट्री बनाता है। क्या है वो टोकन्स, आज हम इस लेक्चर में यही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टोकन क्या है। टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है हमारे प्रोग्राम में। इसका मतलब है कि जब भी आप प्रोग्राम में कोई चीज लिखते हैं, आपने मान लो इंट लिखा तो वो भी एक टोकन है, आपने सेमीकोलन लगाया वो भी एक टोकन है। एवरी सी प्रोग्राम इज रिटन यूजिंग दिस टोकन, मतलब आपने जो भी अपना प्रोग्राम लिखा है पूरा का पूरा वो टोकन से मिलकर बना हुआ है। सी में कितने टाइप के टोकन होते हैं? 6 टाइप के टोकन होते हैं। पहला कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल और लास्ट है आपका ऑपरेटर्स। अगर आप कोई भी एक लाइन लिखते हैं प्रोग्राम की, जैसे मान लीजिए सपोज मैं लिख रहा हूँ इंट x इक्वल्स टू 10, तो मैंने इसमें int x इक्वल्स टू 10 और सेमीकोलन का यूज किया है। ये सारे के सारे इंडिविजुअली एक एक टोकन है और ये किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। मतलब या तो ये कीवर्ड हो सकते हैं, या तो ये आइडेंटिफायर हो सकते हैं, या ये कांस्टेंट हो सकते हैं, या स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल या ऑपरेटर हो सकते हैं। आइए एक एक करके इनको देख लेते हैं कि कौन सा टोकन के अंदर कौन कौन से टोकन स्टेब्लिश्ड है। सबसे पहले हम कीवर्ड की बात करते हैं। जनरली सी में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने ये पूरे लिखे हुए हैं यहाँ पे। इनको आपको याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जैसे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे वैसे वैसे हम कीवर्ड यूज करेंगे, वहां आपको ये कीवर्ड याद होते चले जाएंगे और इनका मतलब भी आप समझ जाएंगे। C99 में 5 नए कीवर्ड्स भी डाले गए, बूल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, इनलाइन और रिस्ट्रिक्ट। इनको भी हम देखेंगे कि ये कीवर्ड्स क्या काम करते हैं। In C, word is classified as either कीवर्ड और एन आइडेंटिफायर। अगर आपने सी में कोई वर्ड लिखा है तो या तो वो कीवर्ड होगा या तो वो आइडेंटिफायर होगा। आइडेंटिफायर क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। आइडेंटिफायर भी एक टाइप का टोकन है। जैसे ही मान लीजिए आपने लिखा इंट, तो इंट क्या यहाँ पे है? हाँ है, इंट ये रहा। इसका मतलब इंट एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड का टोकन है। अगर मान लीजिए आपने लिखा मेन, MAIN, मेन आप लिखने जा रहे हैं जहां से आप प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्या मेन यहाँ पे है? नहीं। इसका मतलब है मेन कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन मेन एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, आइए देखते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स रिफर्स एज द नेम ऑफ अ वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे। इसका मतलब है कि आपने कोई वेरिएबल बनाया, आपने उसका नाम दिया, आपने कोई फंक्शन बनाया, आपने उसका नाम दिया, या आप कोई एरे डिजाइन करते हैं, आप उसका नाम देते हैं। फंक्शंस एरे क्या होती है ये भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन जब भी आप इनको बनाने जाते हैं तो उनका सबसे पहले आप नेम करते हैं। तो नेम आप जब करते हैं किसी फंक्शन, वेरिएबल और एरे का, उसी को आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा मेन। अब मेन एक कीवर्ड तो है नहीं, लेकिन मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो मेन आपका एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। जैसे कि प्रीडिफाइंड फंक्शन आइडेंटिफायर कहलाते हैं, ऐसे आप खुद के भी आइडेंटिफायर बना सकते हैं वेरिएबल, फंक्शन और एरे के नाम देके। लेकिन उनका एक रूल है जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अगर आप किसी भी आइडेंटिफायर को क्रिएट करने जा रहे हैं, आइडेंटिफायर का नाम यूनिक होना चाहिए। मतलब आप दो नाम के, एक नाम के दो आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। आइडेंटिफायर कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज आइडेंटिफायर। मतलब जो भी हमने ऊपर अभी कीवर्ड देखे थे, 32 कीवर्ड प्लस 5 कीवर्ड, उन कीवर्ड का यूज करके आप किसी भी वेरिएबल, फंक्शन और एरे का नाम नहीं बना सकते। आइडेंटिफायर या तो लेटर और या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, किसी भी नंबर से आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते। मतलब आप 1 2 AB ऐसा नहीं लिख सकते किसी भी वेरिएबल का नाम। आप AB 1 2 लिख सकते हैं, या आप _AB लिख सकते हैं किसी भी फंक्शन, एरे का नाम, किसी भी आइडेंटिफायर का नाम। इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस। आप उनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ सकते। मतलब ए यहाँ लिख दिया और बी यहाँ लिख दिया, उनके बीच में एक वाइट स्पेस छोड़ दी, ये अलाउड नहीं है। आपको AB ऐसे लिखना पड़ेगा। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे हैश हो गया, डॉलर हो गया,
अंडरस्कोर के अलावा कोई भी और कैरेक्टर अलाउड नहीं है किसी भी आइडेंटिफायर का नाम लिखने के लिए। आइडेंटिफायर कैन कंसिस्ट ओनली लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो गई है बात। सिर्फ लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकती है और अंडरस्कोर हो सकता है, और स्टार्ट वो लेटर और अंडरस्कोर से हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओनली 31 करेक्टर आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये है कि आप आइडेंटिफायर का नाम लिखेंगे तो 31 करेक्टर तक ही लिखें, उससे ज्यादा लंबा नाम ना लिखें, और उससे ज्यादा लंबा नाम हम यूज भी नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू एंड डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब एक कांस्टेंट आप चाहते हैं कि एक ऐसा नंबर बनाना जिसका प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, पूरे प्रोग्राम के दौरान उसकी वैल्यू चेंज ना हो, हमेशा उसकी वैल्यू सेम रहे, वही रहे, उसी को हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि 5, 6, 7, 0, -1, -2, ये सारे के सारे इंटीजर कांस्टेंट है। 5 अगर आप बनाएंगे कांस्टेंट, 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, उसकी वैल्यू 6 नहीं होगी। 1, -1, -2, इंटीजर का मतलब होता है एक नंबर जिसमें डेसिमल नहीं हो। जैसे -1, -2, -5, -10, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे इंटीजर है। रियल कांस्टेंट जैसे कि पॉइंट वाले नंबर, जैसे 0.5, 1.5, 7.123, -2.11, ये सारे के सारे रियल कांस्टेंट कहलाते हैं, या इन्हें कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग में फ्लोट के नाम से भी जाना जाता है। करेक्टर कांस्टेंट, अगर आप एक छोटा करेक्टर, मतलब सिंगल करेक्टर लिख रहे हैं, जैसे कि ए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको उसे लिखना पड़ेगा। बिना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के आप करेक्टर कांस्टेंट नहीं लिख सकते। जैसे ए लिखा, आपने बी लिखा, अगर आप किसी नंबर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं तो वो नंबर नहीं रह जाता, वो एक करेक्टर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हर करेक्टर की एक एस्काई वैल्यू होती है, ASCII, और ये एस्काई वैल्यू एक नंबर होती है। तो जैसे ही आप ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 97, अब ये नंबर नहीं रह गया, ये हो गया है एस्काई वैल्यू ऑफ अ करेक्टर। यानी ये जिसकी भी एस्काई वैल्यू होगी वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उस नंबर को, करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि उस नंबर को। ठीक है। एस्काई वैल्यू का एक चार्ट होगा, वो भी हम बाद में देख लेंगे कि किस नंबर की कौन सी एस्काई वैल्यू है। तीन टाइप के हमारे कांस्टेंट हो गए। अब आती है हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बहुत सिंपल है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। अगर आपने सिंगल ए लिखा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो ये कैरेक्टर है। अगर आपने लिख दिया ABC, यानी आपने तीन कैरेक्टर का ग्रुप बना दिया, अब ये स्ट्रिंग कहलाती है, और सी में स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोड करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है माय फर्स्ट स्ट्रिंग, ये मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है, और इस स्ट्रिंग को मैंने एक एरे में स्टोर कर रखा है। मतलब पूरी स्ट्रिंग एक एरे में डाल रखी है। हम कैसे डालते हैं वो भी देखेंगे। इस स्ट्रिंग के लास्ट में ऑटोमेटिकली कंपाइलर एक नल कैरेक्टर डाल देता है, जो कि इस तरीके का दिखता है। नल कैरेक्टर का सिर्फ इसलिए डालता है कंपाइलर स्ट्रिंग के एंड में, मतलब माय फर्स्ट प्रोग्राम के एंड में ऑटोमेटिकली एक नल कैरेक्टर डाल देगा एंड में यहाँ पर। इस नल कैरेक्टर से ही पता चलता है कि स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो गई है। कंपाइलर को जब स्ट्रिंग खत्म होने का पता चलेगा तो वो नल कैरेक्टर ढूंढेगा, और जहां नल कैरेक्टर मिल जाएगा उसे उसे पता चल जाएगा ये स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो सिर्फ एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग को जानने के लिए नल कैरेक्टर डाला जाता है। स्पेशल सिंबल्स, हमारे पास बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं। हर स्पेशल सिंबल का कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे कि ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट एक स्पेशल सिंबल है, और ये यूज होता है एरे को डिक्लेयर करने के लिए। पैरेंथेसिस ऐसा कुछ दिखता है, ये इंडिकेट करता है फंक्शंस को। ब्रेसेस कुछ इस तरीके से दिखते हैं, करली ब्रेसेस, ये ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर स्पेशल सिंबल का एक यूज है, और सी में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, और ये सब भी टोकन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी स्पेशल सिंबल हैं वो सारे के सारे स्पेशल सिंबल टोकन की कैटेगरी में आते हैं। वो हम देखेंगे कौन कौन से स्पेशल सिंबल है। और लास्ट ऑपरेटर हमारा है, लास्ट सॉरी टोकन हमारा है ऑपरेटर्स। जनरली ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और कैसे वो काम करते हैं।
Operators is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical manipulation. अगर आपको कोई मैथमेटिकल टास्क करना है या आपको कोई लॉजिकल टास्क परफॉर्म करना है अपने प्रोग्राम में, तो आपको ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ये हम डिटेल में ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ ब्रॉडली हमने ऑपरेटर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है और वो काम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तीन टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स। ठीक है। ऑपरेटर्स को ऑपरेंड की जरूरत होती है। मान लो मैंने लिखा प्लस और मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 5। प्लस एक ऑपरेटर है, 4 और 5 यहाँ पे दो ऑपरेंड, यानी मैं दो ऑपरेंड को एक ऑपरेटर की हेल्प से जोड़ने जा रहा हूँ। तो जिस भी ऑपरेटर को दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं, और जिस ऑपरेटर को एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है उसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, और जिस ऑपरेटर को तीन ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है उसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। एक बार और बता देता हूँ, जैसे मैंने लिखा a + b, तो ए और बी को मैं जोड़ने जा रहा हूँ यूजिंग दी प्लस ऑपरेटर। इस प्लस को दो ऑपरेंड की जरूरत है, ये दोनों ऑपरेंड है, इन दोनों की जरूरत है। बिना दो चीजों के हम दो चीजों को जोड़ेंगे कैसे? हम एक को तो जोड़ नहीं सकते, हमें दो चीज चाहिए जिन्हें हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो ऑफ कोर्स उसे दो ऑपरेंड की जरूरत है, तो वो बाइनरी ऑपरेटर कहलाएगा। तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे के सारे आपके बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिसे सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, जैसे कि प्लस प्लस ए हम लिखें या a++ लिखें। ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। इसे सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, या तो वो ऑपरेंड उसके आप आगे लिख सकते हैं या वो ऑपरेंड आप उसके पीछे लिख सकते हैं। इसे दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये एक यूनरी ऑपरेटर कहलाता है, क्योंकि इसे एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिन्हें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। तीसरा हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है, जिसे तीन ऑपरेटर की जरूरत होती है। ऐसा भी ऑपरेटर होता है जिसे तीन ऑपरेटर चाहिए, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। एक ही ऑपरेटर होता है ऐसा सी में जिसे तीन ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स, इसे हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। अब लास्ट में एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत से एग्जाम्स में, गेट में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि एक आपको कोड दे दिया होगा, उस कोड में आपसे पूछा होगा देयर हाउ मेनी टोकन्स आर इन दिस कोड, इस कोड में कितने टोकन्स हैं। तो आपको वहां पे टोकन काउंट करने होते हैं और आंसर देना होता है। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को करते हैं सॉल्व और देखते हैं इसमें कितने टोकन्स हैं। देखिए पहले इसमें लिखा है प्रिंट। तो printf एक टोकन है, एक आइडेंटिफायर है। printf ये हमारा एक पहला टोकन हो गया। उसके बाद हमने एक ब्रैकेट लगाया है जो कि एक स्पेशल सिंबल है, ये भी हमारा दूसरा टोकन हो गया। उसके बाद हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है, और डबल इन्वर्टेड कॉमा ये रहा, खत्म। तो हमें पता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग लिखी जाती है, और स्ट्रिंग पूरी एक टोकन कहलाती है। तो इसका मतलब है इस डबल इन्वर्टेड कॉमा से इस डबल इन्वर्टेड कॉमा तक आपका सिर्फ एक टोकन कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रिंटफ के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज लिखी होगी उसे आपने एक सिंगल टोकन की तरह कंसीडर करना है। उसके बाद आपका एक कॉमा लगा है जो कि एक स्पेशल सिंबल है, वो भी हमारा एक चौथा टोकन हो गया। उसके बाद आपने लिखा है आई, यानी एक वेरिएबल है, ये हमारा एक पांचवा टोकन हो गया। उसके बाद आपने एक M% लिखा है, ये एड्रेस के लिए यूज होता है, ये भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। ये हमारा सिक्स्थ टोकन हो गया। उसके बाद फिर से आपने आई लिखा है, वो आपका सेवेंथ टोकन हो गया। उसके बाद फिर से आपने ब्रैकेट लगाया, यानी ये स्पेशल सिंबल है, ये आपका एट्थ टोकन हो गया। सॉरी, मैंने एक कॉमा छोड़ दिया बीच में, आई के बाद एक कॉमा और है, ये आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टोकन ये रहा। ये आपका सिक्स्थ हो गया, इसका मतलब ये आपका सेवेंथ हो गया, और ये आपका एट्थ टोकन हो गया है। ये ब्रैकेट आपका नाइन्थ टोकन है, और ये लास्ट में आपने सेमीकोलन लगाया है, ये भी स्पेशल सिंबल है, ये आपका 10th नंबर का टोकन है। तो इस पूरे प्रोग्राम में आपके 10 टोकन अवेलेबल है। मेरी तरह आप इस टोकन को मिस मत कर दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम और कर लेते हैं। ये आपका पूरा प्रोग्राम लिखा है, इसमें नंबर ऑफ टोकन्स काउंट करने हैं। तो ध्यान रखें, हैश इंक्लूड आपका एक टोकन कहलाता है। हैश अलग और इंक्लूड अलग, दो टोकन नहीं है। हैश इंक्लूड आपका कंप्लीट एक टोकन है। लेस देन stdio डॉट एच आपका एक टोकन कहलाता है। ये पूरा का पूरा नंबर 2 टोकन हो गया। इंट आपका तीसरा टोकन है। आपका ये एक कीवर्ड है। मेन आपका आइडेंटिफायर है चौथा। स्मॉल ब्रैकेट पांचवा। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट खत्म, छठा टोकन। फिर आपका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, सातवां टोकन। फिर आपने लिखा इंट, आठवां टोकन है ये। फिर आपने num1 लिखा है, ये एक वेरिएबल का नाम है, आइडेंटिफायर है, ये आपका नवा टोकन है। इक्वल्स टू एक ऑपरेटर है, ये आपका 10वां टोकन है। आपने एक नंबर लिखा है 10, ये आपका 11वां टोकन है। उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाया है, ये आपका 12वां टोकन है। फिर आपने प्रिंटफ लिखा, ये भी एक आइडेंटिफायर है, ये आपका 13th नंबर का टोकन हो गया। फिर आपने ब्रैकेट लगाया है, 14th नंबर का टोकन हो गया। उसके बाद पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, जिसे हम एक टोकन की तरह कंसीडर करेंगे, 15th टोकन है। फिर आपने एक ब्रैकेट लगाया है 16th, और फिर आपने सेमीकोलन लगाया है 17th टोकन। रिटर्न एक कीवर्ड है, 18th टोकन है आपका। जीरो लिखा है आपने, इंटीजर कांस्टेंट है, 19th टोकन है आपका। कॉलन लगाया आपने, 20th टोकन। और लास्ट में करली ब्रेसेस से आपने अपनी मेन बॉडी को बंद किया, 21 टोकन। तो इस प्रोग्राम में मेरे हिसाब से 21 टोकन है। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप भी एक बार और काउंट कर लीजिएगा, मे भी हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके प्रोग्राम में कहीं कमेंट लिखा है, डबल स्लैश करके आपने लिखा है कमेंट, या कुछ भी इसके आगे लिखा हुआ है, तो इसको आप टोकन की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। लेक्सिकल एनालाइजर जब भी आपके प्रोग्राम को टोकन्स में डिवाइड करता है, तो वो कमेंट को डिलीट कर देता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कमेंट का अगर लिखा है प्रोग्राम में, तो उसे टोकन की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। प्लस प्लस आपका एक टोकन की तरह कंसीडर होगा, माइनस माइनस आपका एक टोकन की तरह कंसीडर होगा। ये दो टोकन नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ऑपरेटर है। स्ट्रिंग आपका कंप्लीट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी लिखा जाएगा, उसे आपने एक टोकन की तरह कंसीडर करना है। हैश इंक्लूड आपका एक टोकन है। हेडर फाइल का पूरा नाम विथ लेस देन और ग्रेटर देन आपका एक टोकन कहलाता है। तो मे बी आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।